साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर हैं ये आपके पीसीएस की परीक्षाओं के साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं होनी है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के दिन जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, यह परीक्षा मंथन जो मैगजीन है करंट अफेयर की, इस मैगजीन में करंट अफेयर वन लाइनर 2021-22 नाम से जो है वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर आपका 25 अप्रैल 2022 से लेकर के आपका जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में कवर किया गया है। तो इसी को हम लोग यहाँ इस वीडियो में देखेंगे, जो आपको विभिन्न सेक्शन में यहाँ दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है मेरा कि यदि आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक, इस वीडियो को और जो अन्य वीडियो इस चैनल पर रहते हैं उन सभी को अधिक से अधिक लोगों तक आप उसको शेयर कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से आपके पास सुविधा हो, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय वन लाइनर फॉर्म को यहाँ पर देखेंगे। पहला है 25 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु विधानसभा ने 2 विधेयक पारित किए जो राज्य सरकार को 13 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति को स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं। दूसरा, अप्रैल 2022 में जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। अप्रैल 2022 में संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया तथा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पर? दिल्ली में। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। 19 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार विशेष रूप से गंभीर अपराधों और कठोर सजा वाले अपराधियों से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों को जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कारण बताना होगा। 1 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका में उन क्षेत्रों पर गतिविधियों की एक श्रृंखला को विनियमित करने के लिए नियमों का एक समूह निर्धारित करना है, जहां भारत ने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। अप्रैल 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में देश में ABGC क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ABGC, संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 27 अप्रैल 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया RISC-5 माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम की घोषणा की है। 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष परियोजना को मंजूरी दी है। अप्रैल 2022 में इंडिगो एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBAS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो भारत जो है ऐसा इस प्रकार का सिस्टम बनाने वाला तीसरा देश बन गया है और इंडिगो एयरलाइन जो है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। कौन सी है? इंडिगो एयरलाइन। 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मामलों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन सा संस्करण? 7वें संस्करण का। पहला आपका 2015 में हुआ था। अप्रैल 2022 में भारतीय समूह की कंपनी वनवेव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उपग्रह प्रक्षेपण सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय समूह की कंपनी वनवेव और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। अप्रैल 2022 में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जूरी ने वर्ष 2021 में अटल टनल रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ड एनवायरनमेंट में के रूप में चुना है। अप्रैल 2022 में
यूके स्थित वन्यजीव संरक्षण चैरिटी ने प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड के लिए चुना है। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र वह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की, जिसके तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को। अप्रैल 2022 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तौर पर एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है? जन निगरानी ऐप लॉन्च किया किसने? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। अप्रैल 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को अनलॉक करना है। अप्रैल 2022 में भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उदाहरण गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। विदित हो कि 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर कहाँ पर है उमलिंगला दर्रा? तो लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची 19,024 फीट तो सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन BRO ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ओडिशा के रहने वाले सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021 का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 चरण 2 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों की तुलना में 1020 महिलाएं हैं। मतलब लिंगानुपात काफ़ी बढ़ गया है। नवंबर 2021 में मणिपुर के तोमेंगलोंग जिले में रानी गैदनलू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी गई। विदित होगी रानी गैदनलू को राजा जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ियों की बेटी कहा था। 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड के गुनियाल गांव देहरादून में सैन्य धाम शहीदों का स्मारक का शिलान्यास किया। रक्षा मंत्रालय ने 14 मार्च 2022 को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जो है एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इस एक्वेरियम को एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स, नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबिलिटी और इम्पैक्ट एंटरप्राइज द्वारा तैयार किया गया है। मार्च 2022 में SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा ज़्यादातर टियर 2 शहरों की महिलाओं और गैर कामकाजी महिलाओं लगभग 50% महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। 24 मार्च 2022 को भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू को फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया। गौरतलब है कि बायजू फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 10 मार्च 2022 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने गरीब एवं कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु $125 मिलियन के IBRD ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $125 मिलियन के IBRD ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। 15 फरवरी से 16 फरवरी 2022 के मध्य 15 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2022 के मध्य संस्कृत मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पर किया गया? भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। 8 से 10 फरवरी के मध्य दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TERC द्वारा इंडिया टेलीकॉम 2022 नामक एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया।
आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2022 को आयुष मंत्रालय ने मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कर सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित किए। 10 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नई वेबसाइट मिशन अमानत लॉन्च की है। 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, जिसमें जम्मू जिला को प्रथम स्थान तथा राजौरी जिले को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। 29 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए 5 साल से अधिक समय के लिए नई नीति 2021 जारी किया है, जिसके तहत मार्शल आर्ट प्रशिक्षण, पंजीकृत पार्टियों में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान इस नीति के अंतर्गत शामिल है। सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर प्रतिबंध लगाया। तो सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 दिसंबर 2021 को जारी किए गए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में हाइब्रिड गाड़ियों के इस्तेमाल के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5 सितंबर 2021 को वाराणसी चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत की गई, जो गंगा नदी में वाराणसी से चुनार किला मिर्जापुर तक चलेगी। दिसंबर 2021 में पंजाब सरकार ने कहाँ की सरकार? पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। जो जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है उसी को। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, तो ध्यान रखिएगा पासीघाट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च NEIAFMR का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पर। अक्टूबर 2021 में तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग प्रणाली विकसित किया है, डमी चुनाव के रूप में, जिसका परीक्षण तेलंगाना के खम्मम जिले में किया जाएगा। 18 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। किसने? नीति आयोग ने, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती और भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने संसद टीवी को लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को के अवसर पर भारत सरकार ने संसद टीवी को लॉन्च किया, जिसका गठन मार्च 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने क्राइम इन इंडिया नामक अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार लॉकडाउन 2020 के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पारस्परिक अपराध कम हुए, लेकिन नागरिक संघर्ष अधिक हुए हैं। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने सुधारवादी नेता EP रामास्वामी पेरियार की जयंती 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर। विदित हो कि अब प्रत्येक 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत में मूर्त विरासत को संरक्षण तथा अनुसंधान करने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। भारतीय सेना ने मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को सम्मानित करने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज रखा है। असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? असम में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही हो गई हैं। कौन है ये?
कामिरीता शेरपा। मई 2021 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के जोधपुर में अवस्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर कर दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मियाँ का बाड़ा गांव का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया था। ये तो राष्ट्रीय खबरें थी, करंट अफेयर थे। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। 4 मई 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यदल की 13वीं बैठक ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित की गई। 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विदित हो कि यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। 27 अप्रैल 2022 को रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने की घोषणा की है। किसने की है? रशिया ने। आगे चलते हैं। अगला है अप्रैल 2022 में जापान ने कहा कि कामचटका प्रायद्वीप के पास 4 द्वीपों पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा किया है। विदित हो कि जापानी इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहते हैं, जबकि रूस उन्हें कुरिल कहता है। अप्रैल 2022 में यूरोपीय संघ और भारत तेजी से भू राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप सुरक्षा और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। 24 अप्रैल 2022 को फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों ने मरीन ले पेन को पराजित किया और फिर से राष्ट्रपति बन गए। 20 अप्रैल 2022 को रूस ने यूक्रेन के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के बीच अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM शर्मत का, इसका नाम है शर्मत, इसका परीक्षण किया। 11 अप्रैल 2022 को भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया। गौरतलब है कि इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। अप्रैल 2022 में प्रकाशित ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में पवन ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा सबसे अच्छा वर्ष रहा है। 19 अप्रैल 2022 को चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 अप्रैल 2022 को नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम के क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप पार्क का दौरा किया। विदित हो कि भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर एक ट्यूलिप नस्ल को मैत्री नाम दिया गया है। 2 अप्रैल 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी ने पिछले साल 77 मिलियन अतिरिक्त लोगों को गंभीर गरीबी में धकेल दिया। विदित हो कि 2019 में 812 मिलियन लोग गरीब लोग थे, किंतु महामारी के कारण यह आंकड़ा बढ़ करके 889 मिलियन हो गया है। अप्रैल 2022 में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 30 मार्च 2022 को 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या थी? टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पर्स इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल थी। ये इसकी थीम थी। मार्च 2022 में नॉइस ब्लेजेज एंड मिसमैच शीर्षक से प्रकाशित UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में ढाका को बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का स्थान है। आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च 2022 को भारत और जापान ने 14वें आर्थिक जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सतत आर्थिक वृद्धि हासिल करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पहल की शुरुआत की है। कौन सी? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पहल। भारत और जापान ने फरवरी 2022 में इजरायल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। 1 फरवरी 2022 से 90 दिन की अवधि के लिए मालदीव ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा देश में प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की। किसने? मालदीव ने। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 को लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कौन से 3 खेल हैं? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 8 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO के अनुसार गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगभग
13 मिलियन लोगों को गंभीर भूख का सामना करना पड़ रहा है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। 7 फरवरी 2022 को श्रीलंका सरकार ने भारत के आधार की तर्ज पर एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की घोषणा की है। जनवरी 2022 में चीन ने लुधियाना पर आयात प्रतिबंध लगा दिया, जिसके फलस्वरूप चीनी कंपनियां अब लुधियाना से माल या कच्चे माल का आयात नहीं कर सकती या कर सकेंगी। दिसंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2022 से अपने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को बदलकर 4.5 दिन की घोषणा की है। अब इनका जो कार्य सप्ताह है वो 5 दिवसीय ना होकर 4.5 दिन का रहेगा। कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पाथ टू रिकवरी के अनुसार छात्रों की वर्तमान पीढ़ी को कोविड-19 संबंधित स्कूल बंद होने के कारण वर्तमान मूल्य में 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या आज के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% खोने का जोखिम है। ध्यान रखिएगा, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पाथ टू रिकवरी, ये रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। टेस्ला और स्पेस एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO एलन मस्क को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। दिसंबर 2021 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई, दुबई। अक्टूबर 2021 में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया। सितंबर 2021 में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया। वैध घोषित किया किसने? स्विट्जरलैंड ने। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 16 सितंबर 2021 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिभा का अनावरण किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। सितंबर 2021 में विश्व बैंक ने वर्ष 2018 और 2020 की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा संबंधी अनियमितताओं की समीक्षा के बाद डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बंद कर दिया। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौता AUKUS की घोषणा की है। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2020 में अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था। सितंबर 2021 में इंग्लैंड ने नए बनने वाले सभी घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा को अनिवार्य कर दिया। किसने किया है? इंग्लैंड ने। सितंबर 2021 में ओरका नामक दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में शुरू किया गया। ओरका नामक दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे चट्टानों में बदल देता है। सितंबर 2021 में मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने डेनिश स्विस अभियान के दौरान ग्रीनलैंड के उत्तर में 30x60 मीटर के एक नए द्वीप की खोज की है, जो विश्व के सबसे उत्तर में स्थित है, जिसका नाम क्यूकार्टक अवे नारेलेक रखा गया। आप अपने हिसाब से इसका उच्चारण कर सकते हैं। 15 सितंबर 2021 को स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष पर्यटन में अपनी पहली निजी उड़ान को लॉन्च किया, जिसमें 4 शौकिया दल अमेचर क्रू अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में 160 किलोमीटर अधिक ऊंचाई पर असामान्य रूप से उच्च कक्षा में पृथ्वी की चक्कर लगाएंगे। 15 सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन, अमेरिकी समाचार पत्रिका है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। विदित हो कि दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीयों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला का नाम भी शामिल है। हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ येलो नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया गया है, जिसके बाद डोमिनिका पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विदित हो कि येलो नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले एक वैश्विक पुलिस अलर्ट है, जो लापता या आपराधिक अपहरण या गायब लोगों के संदर्भ में इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। 22 अप्रैल और 23 जून 2021 के बीच भारत ने आभासी तरीके से ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। जुलाई 2021 के डेनमार्क में डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा ध्यान रखिएगा, डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल सैंड कैस्टल बनाया गया, जो जर्मनी में 2019 में बनाया गया 17.66 मीटर से 3.5 मीटर लंबा है। विदित हो कि इसने 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई 2021 में भूटान पूरी तरह से भीम UPI को अपनाने वाला पहला देश बन गया है।
विदित भूटान व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश है। मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अंडू शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 बिलियन बढ़ करके 1.411 अरब हो गई है। अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली लिस्ट में जियो प्लेटफॉर्म और बायजूस को शामिल किया है। आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न वन लाइनर को देख लेते हैं। तो पहला है, अप्रैल 2022 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.6 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कई बाधाओं और बेहतर कर अनुपात के बावजूद मजबूत आर्थिक गतिविधियों का संकेत देता है। 1.668 लाख। अप्रैल 2022 में विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 8% कर दिया। ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है और द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर के 17 महीने के उच्च स्तर 6.95% पहुंच गई, जो पिछले महीने 6.07 थी। अप्रैल 2022 में भारत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में सोने का आयात अधिक मांग के कारण 33.3% बढ़कर के 46.14 अरब रुपए हो गया। गौरतलब है कि 2020-21 में सोने का आयात करीब 34.62 अरब रुपए का था। अप्रैल 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों में परियोजकों और ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों, योग्यताओं और कार्यों को देखने के लिए 2 विशेषज्ञ समूहों का गठन किया है। अप्रैल 2022 में चीनी, चावल, गेहूं और अन्य अनाज निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। अप्रैल 2022 में प्राप्त सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार असंतुलन 2021-22 में 87.5% बढ़ करके 192.41 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 102.63 बिलियन डॉलर का था। मतलब व्यापार असंतुलन बढ़ा है। अप्रैल 2022 में सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक आइडियाथॉन लॉन्च किया। किसने? सेबी की चेयरपर्सन ने। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटा करके 5% कर दिया। 2 फरवरी 2022 को भारत के निर्यात आयात बैंक और अर्थात एग्जिम बैंक ने और श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपना IPO लाने की घोषणा की। गौरतलब है कि IPO के माध्यम से कंपनियां अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करके निवेशकों को कुछ हिस्सेदारी बेचती हैं। जनवरी 2022 में इंडियन ऑयल की सहायक लंका IOC, शिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और श्रीलंका सरकार ने त्रिकोमाली आयल तेल टैंक फार्म सौदा परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक इनोवेशन विनियमों को देखने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से फिनटेक विभाग की स्थापना की है। जनवरी 2022 में चीन के सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क GAC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सोया मिल की घरेलू कीमतों में कमी करने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 20 जून 2022 तक सोया मिल को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश अधिसूचित किया गया है। 17 दिसंबर 2021 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने असम में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन इंटरनेशनल
कोऑपरेटिव अलायंस ICA द्वारा प्रकाशित 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 में इफ़को को दुनिया की 300 सहकारी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 9 दिसंबर 2021 को मेघालय के स्थानीय कारीगरों मेघालय के स्थानीय कारीगरों और राज्य के 43,000 से अधिक बुनकरों को राज्य की समृद्ध संस्कृति, विरासत, कला और जातीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में मेघलायन एज स्टोर लॉन्च किया गया है। मेघलायन एज स्टोर 12 दिसंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ब्यूरो वेरिटॉस के सहयोग से भारतीय सात्विक परिषद द्वारा IRCTC की रामायण सर्किट पर चलने वाली श्री रामायण यात्रा ट्रेन को शाकाहारी प्रमाणीकरण प्रदान किए जाने के बाद यह दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूलन ट्रेन सेवा बन गई है। दिसंबर 2021 में प्रकाशित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में फ्रांस को पीछे छोड़कर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 2022 में दिसंबर 2021 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के शोध के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा। 2026 तक 13 दिसंबर 2021 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 लॉन्च किया गया। विदित हो कि पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का पहला संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर 2019 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने 970 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ निवेश प्रोत्साहन योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। विदित हो कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसे 11 नवंबर 2008 से शुरू किया गया था। 23 सितंबर 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि 2020-21 के दौरान बिटकॉइन सहित अनेक क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक मूल्य में उतार चढ़ाव के बाद चीन ने यह निर्णय लिया है। 27 सितंबर 2021 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने व्यापार में समानता और पारदर्शिता लाने के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। दुबई सरकार के बयान के अनुसार भारत चीन के बाद 2021 की पहली छमाही में दुबई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। सितंबर 2021 में माई गॉव इंडिया ने भारत से बाहर स्थित टेक फर्मों और स्टार्टअप को एक साथ लाने के लिए प्लेनेटोरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। 7 सितंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत की। बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की। इसे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर ही उद्यमिता की मानसिकता को विकसित करना है। सितंबर 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ड जो है ये लॉन्च किया है। जुलाई 2021 में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। वर्ष 2020 में प्रवासी भारतीयों ने भारत में 83 अरब डॉलर भेजे। विदित हो कि जो वर्ष 2019 में भेजे गए 83.3 अरब डॉलर से मात्र 0.3% कम है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में रेमिटेंस पाने वाले देशों में भारत का स्थान पहला है। 6 जुलाई 2021 को कश्मीरी चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से दुबई को निर्यात किया गया। कहाँ पर? श्रीनगर से दुबई। दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा का शुभारंभ किया है। दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 9,800 करोड़ रुपए के विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो है किसको प्राप्त हुआ? गुजरात को प्राप्त हुआ। विदित हो गया लगातार 5वीं बार है जब गुजरात देश में सर्वाधिक FDI हासिल करने वाला राज्य रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 18,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड द्वारा जारी कुछ नियामक निर्देशों का पालन न करने पर हिमाचल
प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 3 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। 19 मार्च 2022 को देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 14 मार्च 2022 को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। 9 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईसीएमआर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा संग्रह और क्षमता विकास के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनाने की दिशा में भारत का विकास करना है। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इंस्पायर सेट नामक एक उपग्रह लॉन्च किया। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया, जिसकी कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। 15 जनवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने माधव बाग वैद्य के इसका पूरा नाम है शाने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड तो इसका उदाहरण किया। विदित हो कि पावर मैप भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। सितंबर 2021 में लगातार तीसरे वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया। सितंबर 2021 में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जगतपुर जयपुर राजस्थान में खोला गया। आईआईटी गुवाहाटी ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के साथ एक सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट विकसित किया है, जो समुद्री तेल रिसाव को साफ करने में सक्षम है। एक सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट किसने बनाया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है 27 सितंबर 2021 को नासा ने भू निगरानी उपग्रह लैंडसेट 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे बदलते हुए ग्रह के बारे में जानकारी मिलेगी। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन एवं हाइड्रोजन फ्यूल वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 25,938 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। 18 सितंबर 2021 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने देश का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर शुरू किया है। ठीक है, पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर। अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय के लेखा विभाग ने प्रबल नामक एक IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की, जिसका उद्देश्य रक्षा आपूर्तिकर्ता को बिना किसी देरी के भुगतान करना है। प्रबल क्या है? एक IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली है। सितंबर 2021 में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा में। उत्तर प्रदेश नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। सितंबर 2021 में चीन ने गाओफेन 502 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया, जो पर्यावरण संरक्षण प्रयासों और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करेगा। सितंबर 2021 में आईआईटी मद्रास ने ई कचरे को ट्रैक करने के लिए एक खुला स्रोत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 14 सितंबर 2021 को आईआईटी बॉम्बे ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में भाषा के कारण होने वाली समस्या को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है। सितंबर 2021 में भारत ने अपना पहला उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को लॉन्च किया। INS ध्रुव को, यह भारत का पहला समुद्री निगरानी जहाज है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। आईआईटी रोपड़ ने पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण AMLEX विकसित किया है, जो मरीज द्वारा उपयोग किए जा रहे सिलेंडर से ऑक्सीजन प्रवाह को नियंत्रित करके ऑक्सीजन की बर्बादी को कम करता है। आईआईटी रोपड़ ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर उपग्रह ने मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक तत्व की खोज की। रोवर उपग्रह ने मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक तत्व की खोज की, जिसमें भौगोलिक प्रक्रिया जीवाणु के निशान मिले। नासा के अनुसार यह ऑर्गेनिक साल्ट भी हो सकता है। विदित हो कि रोवर से मिलती जुलती जानकारी
चीनी रोवर झुरांग ने भी भेजी है। चीनी रोवर झुरांग। जुलाई 2021 में भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक उच्च क्षमता वाली बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया, जिसका प्रयोग एयरोस्पेस संरचनात्मक फोर्जिंग में किया जाएगा। जुलाई 2021 में कर्नाटक के मल्लेश्वरम स्थित गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल उपग्रह विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बन गया है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक के मल्लेश्वरम में। ज्ञातव्य है कि इस उपग्रह को इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन ITCA और इसरो के विशेषज्ञों की तकनीकी साझेदारी के साथ छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के संबंध में। देखिए, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय एड्स और यौन संचालित रोग STD नियंत्रण कार्यक्रम योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 12 मार्च 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने परामर्श के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों की सुलभता, खर्च वहीनता, सुरक्षा और गुणवत्ता को पूरा करना और स्व-स्थायित्व, नवाचार एवं वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। 8 फरवरी 2022 को नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने समृद्ध पहल के तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार की घोषणा की है। जुलाई 2021 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर अतुल सोनकर के शोध के अनुसार O ब्लड ग्रुप के लोगों पर कोरोना संक्रमण ने हल्का प्रभाव डाला है। विदित हो कि यह शोध सीरो सर्वे के डेटा के आधार पर तैयार की गई है। 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया। कब? 30 जून 2021 को। आगे बढ़ते हैं, अब योजना, परियोजना, पहल और अभियान से संबंधित जो वन लाइनर है उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 28 मार्च 2022 को अनुराग ठाकुर ने दुबई में ट्रेनिंग फॉर अमीरात्स जॉब एंड स्किल तेजस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत भारतीयों को प्रशिक्षित करना ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार मिल सके। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 अमृत 2.0 के अंतर्गत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया है। 7 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना उसके घटकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। 2025-26 तक, ठीक है। 7 मार्च 2022 को श्रम मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन योजना शुरू की, जहां प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। मार्च 2022 में कर्नाटक के हसन में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया। विदित हो गया अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के मध्य की अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट को शुरू किया है, ठीक है, ऑपरेशन आहट। 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के पुनौरा धाम को स्वच्छ दर्शन योजना के रामायण सर्किट में तथा पुनौरा धाम के गंतव्य को हाल ही में इसी मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है। जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को घर पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु 12 जिलों में ग्राम वन परियोजना लॉन्च की। किसने? कर्नाटक सरकार ने। 23 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं को ट्रैक करने के लिए CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। 17 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ भागीदारी की है।
8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दूध व्यापार से जुड़े किसानों को लाभान्वित व प्रोत्साहित करना है। 16 दिसंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी योजना 2022 से शुरू की है। दिसंबर 2021 में झारखंड सरकार ने झारखंड के माओवादी प्रभावित जिलों में युवाओं की खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना की शुरुआत की है। कहाँ से? झारखंड के माओवादी प्रभावित जिलों में, वहाँ से प्रारंभ किया गया है या झारखंड से प्रारंभ किया गया है, या झारखंड सरकार की यह योजना है। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 40 वर्ष से लंबित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्मित खंड का उद्घाटन किया, जिससे केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी 2019 को 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर 6,700 करोड़ रुपए की रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी। किस नदी पर है रेणुका जी बांध परियोजना? गिरी नदी पर। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का उद्देश्य कोविड-19 से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर डिजिटल तौर से शिक्षा प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत 13 DTH चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कृषि उपज को उचित मूल्य प्राप्त करने तथा विभिन्न गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता व लचीलापन लाना है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। अगला है 23 सितंबर 2021 को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 3 वर्ष पूरे हुए। यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। 27 सितंबर 2021 को भारत सरकार, देखिए आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018, ये तारीख याद रखिएगा। 27 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। इस योजना को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्यालयों में पीएम पोषण योजना को 5 वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। पहले इसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम, राष्ट्रीय योजना के नाम से जाना जाता था। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन और अतिथि क्षेत्र के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है इसको, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश मातृत्व भूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में 50% लागत का वहन राज्य सरकार की, शेष 50% लागत का वहन इच्छुक लोगों के द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2021 में भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सितंबर 2021 में गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की, जो गुजराती मूल के भारत में कहीं भी रहने वाले लोगों को उनके पैतृक गांव में विकास परियोजनाओं को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। वतन प्रेम योजना। सितंबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए पहली जलवायु कार्य योजना CAP लॉन्च की है। विदित हो कि इसके साथ ही मुंबई जलवायु कार्य योजना लॉन्च करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लिए डिजिटल और प्रशिक्षण के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया। सितंबर 2021 में स्ट्रीट वेंडरों के लिए PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ जो 1 जून 2020 को किया गया था। 1 जून 2020 को। जून 2021 में केरल सरकार ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और यौन शोषण के शिकार लोगों का समर्थन करने के लिए कपल प्लस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसने? केरल सरकार ने। नवंबर 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खराब प्रदर्शन वाले जिलों में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। नवंबर 2021 में व्यापार संवर्धन हेतु द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन ने टाइम फॉर इंडिया अभियान को शुरू किया। किसने शुरू किया है? स्वीडन ने। केंद्र सरकार ने गोबर द्वारा निर्मित
दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली 2021 अभियान की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में रिवर रैचिंग नदी पशुपालन, जिसे हिंदी में कहते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुण का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। दक्षिण मध्य मंडल ने त्रिशूल और गरुण। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सितंबर 2021 में नीति आयोग ने शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत की है। किसने? नीति आयोग ने। 19 सितंबर 2021 को गोवा सरकार ने एक दिवसीय सरकार तुमच्चियादारी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की घोषणा की है। किसने? गोवा सरकार ने, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और पहलों का लाभ उठाते हुए गोवा के नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है। सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को भारत का बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन का शुभारंभ किया। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार अप्रैल 2022 से 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम आरंभ करेगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा ऑनलाइन शिक्षण के लिए भारत के पहले राज्य के नेतृत्व वाला फ़ोन दान अभियान के साथ भागीदारी की है। ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय खाद्य सचिव के अनुसार अगले गणना वर्ष में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। विद्युत के राष्ट्रीय स्तर पर एथेनॉल मिश्रण 7.25% के आसपास है। 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 6 वर्ष पूरे हुए विदित की तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1,13,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण के साथ शुरू किया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य उसे 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है। दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम CEJ चेंज मेकर की शुरुआत की है। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सरकार ने 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे। तो पर्यावरण के प्रश्नों को देखें तो अप्रैल 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि भारतीय मुख्य भूमि की 6,907.18 किलोमीटर लंबी तटरेखा में लगभग 33.6% तटीय क्षरण या कटाव की स्थिति के अंतर्गत है। इतना। वहीं अगला है अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसके द्वारा? UNFAO और गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा। अप्रैल 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मानदंडों में बदलाव करते हुए मौजूदा तथा नई परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी की अवधि को बढ़ा दिया, जिसके तहत नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी 13 साल और परमाणु परियोजनाओं के लिए 15 साल तक वैध रहेगी। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए 13 साल और परमाणु परियोजनाओं के लिए 15 साल। अप्रैल 2022 में को असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया। कहाँ पे? असम के जोरहाट में। 4 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान निकाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट
AR6 का तीसरा भाग प्रकाशित किया। 7 अप्रैल 2022 को 2019 में ट्री केज फाउंडेशन के सहयोग से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने गंगा क्वेस्ट शुरू किया, जो एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है। विदित हो कि यह क्विज 7 अप्रैल से 22 मई 2022 के मध्य 7 अप्रैल से 22 मई 2022 के मध्य आयोजित की गई। 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति नाम के शुभंकर को लॉन्च किया है। विदित हो कि यह शुभंकर देश के लोगों में उन छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है जो देश की आने वाली पीढ़ियों को बेहतर वातावरण में योगदान कर सकते हैं। प्रकृति नाम का शुभंकर। मार्च 2022 में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अमेजन वर्षा वन का लगभग 75% हिस्सा विनाश की ओर बढ़ रहा है। इस अध्ययन में 30 वर्षों के उपग्रह डेटा और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया है। हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTSC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई। विश्व सबसे ज़्यादा 44 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। फरवरी 2022 में अमरावती जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OFCM साइट घोषित किया गया है। 5 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सतत विकास के ऊर्जा और पर्यावरणीय आयामों के संबंध में एक पहल साझी वसुंधरा अभियान माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। आगे बढ़ते हैं। 19 से 21 जनवरी 2022 के मध्य बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा आयोजित किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। भारत ने वर्ष 2030 के लिए तय किए गए 40% गैर जीवाश्म ईंधन के लक्ष्य को वर्ष 2021 में ही प्राप्त कर लिया है। जनवरी 2022 में प्रकाशित बाल अस्थमा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक से संबंधित प्रदूषण के कारण विश्व में 2 मिलियन बच्चे अस्थमा से प्रभावित हुए। 21 जनवरी 2022 को सरस्वती नदी की पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 21 जनवरी को नदी के शुरुआती स्थान पर आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाने वाला आदि बद्री हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। 10 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र अपनी वेबसाइट पर भारत के सभी धरोहर स्थलों का विवरण हिंदी में प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है। जनवरी 2022 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हैंडमेड यूज एंड थ्रो पेपर स्लीपर्स तथा बेबी स्लीपर्स लॉन्च किया है, जो 100% पर्यावरण के अनुकूल है। किसने लॉन्च किया है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने। 1 दिसंबर 2021 को लद्दाख सरकार ने लुप्तप्राय हिम तेंदुआ को राज्य का राज्य पशु एवं लुप्तप्राय ब्लैक नेक्ड क्रेन को राज्य का राज्य पक्षी घोषित किया है। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज और बड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के उत्पादों करूपपुर कलमकारी पेंटिंग, कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी और कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2021 में राजस्थान सरकार ने सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया। कहाँ का है ये? राजस्थान का। केरल के एंड्यू मिर्च और कुट्टियाटूर आम और मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। सितंबर 2021 में सिक्किम सरकार ने कैटली नामक कॉपर हिशीर को सिक्किम की राजकीय मछली घोषित किया है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। यह मुख्य रूप से तिस्ता और रंगित वादियों में पाई जाती है। किसने घोषित किया? सिक्किम सरकार ने। नवंबर 2021 में इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों की टीम ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोपेटेरस कोरोना नामक भृगों बेटल्स की 28 नई प्रजातियों की खोज की। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों की 267 नई प्रजातियाँ या इसमें 267 नई प्रजातियों को जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, जिसे सितंबर 2021 में प्रकाशित किया गया था। 2 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि से संबंधित
सभी सूचनाओं की जानकारी एक बिंदु पर प्रदान करना है। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। 7 सितंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रमों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में 500 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। विदित हो कि डुंगोंग एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी जीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु भी है। सितंबर 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल, हरियाणा ने उड़ीसा की मांडा भैंस को भारत में पाई जाने वाली भैंस की 19वीं नस्ल के रूप में मान्यता दी है। इसकी परिग्रहण संख्या इंडिया बफेलो 150, मांडा 01019 है। हाल ही में बहराइच जिले में सरयू नदी किनारे वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित कछुओं की कुर्म की दुर्लभ प्रजातियां पाई गई। विदित हो कि सरयू नदी में कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की पहचान एवं संरक्षण 2008 से टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया एजेंसी काम कर रही है, TSA। जुलाई 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की है। लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। विदित हो कि इसे वर्ष 2005 में प्रस्तावित किया गया था और वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। ग्रीन पीस के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में पिछले 1 वर्षों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में 125% की वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 125% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही पटना में स्थापित किया जाएगा। NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी, जिसकी क्षमता 75 गीगावाट होगी। ठीक है। विधि न्याय के संबंध में चीज़ों को बात करें तो 23 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। 9 मार्च 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने जारी एक परिपत्र के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी है। 20 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार के संबंध में फैसला सुनाया, जिसके तहत यदि किसी हिंदू पुरुष को बिना वसीयत लिखे मौत हो जाए तो उसकी पुत्रों के समान पिता की स्व अर्जित एवं अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी। पुत्रियां जो है पुत्रों के समान। ठीक है, यदि कोई वसीयत नहीं है तो। आगे देखते हैं। 18 जनवरी 2022 को गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में भारतीय ध्वज संहिता 2022 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एडवाइजरी जारी की है। 4 जनवरी 2022 को दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया, जिसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। जनवरी 2022 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के शासित प्रदेशों की जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अलग अलग आवास तथा वार्ड व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एक रूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसमें महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। जुलाई 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक रूप से अपने YouTube चैनल पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। जुलाई 2021 में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कॉर्पोरेट डिफाल्टर ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंकों को बकाया इनके गारंटरों से वसूल करने का पूरा अधिकार है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नोटबंदी के बाद गृहिणियों द्वारा जमा की गई 2.5 लाख रुपए तक की नगद राशि आयकर जांच के दायरे में नहीं आएगी। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मॉडल किराएदारी कानून को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लिखित समझौते के प्रॉपर्टी को ना तो किराए पर दे सकता है और ना कोई ले सकता है। विदित हो कि लिखित समझौता रेंट अथॉरिटी के सामने जमा करना होगा। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कॉर्पोरेट डिफाल्टर ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंकों को बकाया इनके गारंटरों से वसूल करने का पूरा अधिकार है। ये ऊपर भी बताएगा, रिपीट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 से उपराज्यपाल दिल्ली की शक्तियों में वृद्धि होगी। संसद द्वारा मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्वाचित विधानसभा एवं सरकार की शक्तियों को कम करते हुए उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि के लिए यह विधेयक पारित किया गया है, जिसमें लागू हो जाने पर दिल्ली सरकार को प्रत्येक कार्य के लिए उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं।
कला एवं संस्कृति संबंधित चीज़ों को देखते हैं। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के दिन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2022 के मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह का आयोजन किया गया। जनवरी 2022 में संस्कृत राज्य मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल्स अभियान की शुरुआत की है। नवंबर 2021 में भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु द्वारा विकसित तमिलनाडु के तंजावुर में देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजावुर में। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर वदा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया है। विदित वर्तमान में असम में आधिकारिक रूप से शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। यह तीसरा हो गया। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के उत्पादों करूपुर कलमकारी, पेंटिंग कला, कुर्ची लकड़ी की नक्काशी और कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है। 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने भारत में मूर्त विरासत को संरक्षण तथा अनुसंधान करने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अब अधोसंरचना समिति वन लाइनर को देखते हैं। मार्च 2022 में मेरकॉम इंडिया रिसर्च ने वार्षिक इंडिया सोलर मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट जारी की है। विदित हो कि भारत ने वर्ष 2021 के दौरान रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करके जिसमें 212% की वृद्धि करने में सफलता हासिल की। हाल ही में नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत की मणिकरण पावर लिमिटेड के माध्यम से भारत को घरेलू निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली को बेचने के लिए व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 जनवरी 2022 को भारत एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत की सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। जनवरी 2022 में अडानी समूह तथा दक्षिण कोरिया की कंपनी के बीच गुजरात में एक एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने त्रिपुरा दौरे के दौरान त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण निर्मित खंड का उद्घाटन किया। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत इन गांवों को इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। 27 जनवरी 2022 को पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गौदनलिरू स्टेशन पहुंची। विदित हो कि यह 75 साल बाद मणिपुर में प्रवेश करने वाली पहली मालगाड़ी है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नवंबर 2021 में 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर के करवल खीरी में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने, व्यापार को बढ़ाने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। 13 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आयोशी उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना करेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। रक्षा प्रतिरक्षा संबंधित वन लाइन को देखें तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर थल सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र से विराट, दार्मी और हिना को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। विदित हो कि विराट राष्ट्रपति के अंगरक्षक के साथ एक घोड़ा है, दार्मी और हिमा सेना के कुत्ते हैं, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 26 दिसंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र DTTC और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। दिसंबर 2021 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी निर्मित मल्टी टेरन आर्टिलरी गन MARG ISSBR का अनावरण किया। यह दुनिया में 4x4 HMV हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगा इकलौता ISSMM 39 कैलिबर गन सिस्टम है, जिसका निर्माण भारत फोर्स लिमिटेड पुणे द्वारा किया गया। 23 दिसंबर 2021 को पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को विशाखापत्तनम में 32 वर्ष की सेवा बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया। विदित हो कि इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था तथा इसे 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था। 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी रैकेट पर लगाम लगाने के लिए
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। विदित हो कि बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 50 किलोमीटर में यह सीमा 80 किलोमीटर से घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में भारत के पूर्वी क्षेत्र तेजपुर के पास असम के मिशमारी में नवगठित आर्मी एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया गया है। अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB को भंग करके 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मुनिशन इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑपरेल लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया है। 12 जुलाई 2021 को DRDO ने ओडिशा के तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल, ध्यान रखिए आकाश मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है, आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम लोगों ने इन सभी वन लाइनर को इस वीडियो में देखा जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।